तय्यिब एर्दोगान सदर हैं तुर्की के, और वो किसी से डरते नहीं या कोई लगी लिपटी नहीं रखते, उस तरह से डिप्लोमेटिक नहीं हैं। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में जो हालिया खिताब किया है, यानी ये सबसे बड़ा फोरम है दुनिया का जहाँ पर सरबराहान मुमलिकत खिताब करते हैं। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ पर तय्यिब एर्दोगान ने भारत की ऐसी तैसी कर दी और अच्छी खासी वहाँ पर सुनाई। भारत इस पर आग बगोला है, तिलमिला रहा है, और अब ऐसे लग रहा है कि भारत ने भी ठान लिया कि अब वो बराह रास्त तुर्की के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यानी अब ये तुर्की और भारत आमने सामने आ गए हैं। यानी पाकिस्तान का मामला तो है ही, लेकिन ये पाकिस्तान और कश्मीर की वजह से जो मामला शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है कि अब तुर्की और भारत बराह रास्त आमने सामने आ गए हैं। हुआ ये कि तय्यिब एर्दोगान ने जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में तकरीर की, तो उसमें उन्होंने जिस तरह माजी में उन्होंने बात की, कश्मीर की बात की, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात की, उन पर होने वाले जुल्म की बात की, और भारत की हठधर्मी, वादा खिलाफी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने की बात की। उन्होंने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर का मसला ये इतना पुराना मसला है, 70 साल से ज़्यादा हो गए और ये हल नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिनके मुताबिक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, उनको ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला कर सकें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनको हक़ होना चाहिए। ये जो ज़बरदस्ती भारत ने कब्ज़ा किया था, ये गलत है, और इसी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। तो इसका जो मुस्तकिल हल है वो ये है कि कश्मीरियों को आज़ादी हो कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला, अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें। अब ये बात उन्होंने कही और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस पर। इसके अलावा ज़ाहिर है ये बात भी इसमें आ जाती है कि भारत ने जो कदम उठाया हाल ही में, तो वहाँ पर जो एक स्टेटस को था और उनके आइन में, भारत के आइन में दर्ज था कि कुछ हद तक मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को एक खुद मुख्तारी सी हासिल होगी कि बाहर के लोग आकर वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते, उनका एक ख़ास कोटा होगा मुलाजमतों में और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन वो सब भी उनसे छीन लिया गया, उनका झंडा उनसे छीन लिया गया, उनका तराना, उनका आइन, यानी सब कुछ उनसे छीन लिया गया। और अब उन्होंने, पहले तो फ़ौजी तौर पर कब्ज़ा था, अब उन्होंने एक आइनी तौर पर उस पर, यानी आइन में तब्दीली लाकर उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब ये बात हो गई, जब तय्यिब एर्दोगान ने बात कर दी तो भारत ज़ाहिर आग बगोला था। आपने पहले भी देखा कि इमरान खान साहब ने जब तकरीर की थी तो भाग गए थे, जो वहाँ पर भारतीय रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे वो उठकर चले गए। तो इसी तरह से होता है। अब तय्यिब एर्दोगान ने तकरीर कर दी, तुर्की का एक मकाम है इस्लामी दुनिया में। अब हुआ ये कि इसके बाद अब भारत को कुछ समझ ना आई कि हम क्या करें, ये तो तय्यिब एर्दोगान बाज नहीं आ रहे। चंद ही घंटे गुजरे थे कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो यूँ समझें कि तुर्की के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की। वो इस तरह से कि जयशंकर जाकर मिले साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा से और उनको जाकर कहा कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आपको जनाब जो जो मसाइल हैं तुर्की से, हम उसमें आपके साथ खड़े हैं, और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। अब साइप्रस का मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, मेन मसला ये है कि देखिए जिस तरह खिलाफत उस्मानिया का एक दौर था, तो फिर ये देखिए कि जंग अज़ीम से पहले ही ये मामला हो गया था कि उस पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया था। यानी पहले ये साइप्रस का इलाक़ा जिसको कब्रस कहते हैं, तो ये खिलाफत उस्मानिया के अंडर था। तो उस वक्त तुर्की से बाहर कई दर्जनों ममालिक में खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी, तो बरतानिया ने उस पर कब्ज़ा किया। उसके बाद ये फिर मामला चलता रहा, फिर खिलाफत उस्मानिया का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा भी हुआ जंग अज़ीम के बाद, और फिर ये हुआ कि ये 70 की दिहाई में जंग छिड़ गई। यूनान ने, ग्रीक जिसको कहते हैं, ग्रीस ने साइप्रस पर कब्ज़ा किया, और फिर ये हुआ कि तुर्की ने कहा कि जी ये गलत है, यूनान क्यों इस पर कब्ज़ा कर रहा है। तुर्की की भी फ़ौजें आ गई, आमने सामने हो गए दोनों, और जो ग्रीक हैं या ग्रीस जिसको कहेंगे यूनान, वो अपनी तरफ की हुकूमत लाना चाहता था, तुर्की के उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो करते करते फिर ये लड़ाई हो गई, तुर्की आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर फिर यानी यूनान में तब्दीली आ गई। तो अब मुख्तसर ये कि कुछ इलाका जो है वो तुर्की के अंडर है, टर्किश साइप्रस कहलाता है, कुछ ग्रीक साइप्रस आप कह सकते हैं जो यूनान के अंडर है। तो बहरहाल अब ये उस तरह से मामला चल रहा है। तो
तुर्की के पास होता था साइप्रस, लेकिन फिर भी तुर्की ये कहता है कि जी जब तक कोई तस्वीर ऐसा नहीं हो जाता काबिल अमल कि इसको उस तरह से इंडिपेंडेंस मिले, ये यूनान के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो, तो तब तक इसका कोई जब तक हल नहीं निकला तो हमारी फोर्सेस यहाँ पर रहेंगी जो हिस्सा तुर्की के अंडर है। तो अब क्या हो रहा है कि भारत पूरी तरह से तुर्की के खिलाफ चला गया है। भारत ये भी चाहता है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, उसके लिए वो साइप्रस का वोट भी चाह रहा है। तो ये चक्कर है कि अब देखिए कि भारत वो कश्मीर का बदला लेने के लिए उसने क्या किया है कि डायरेक्ट पंगा ले लिया है अब तैयब उर्दवान से। तैयब उर्दवान को शेर कहा जाता है और वो इस तरह की चीज़ों से डरते नहीं हैं। भारत तो क्या, वो तो अभी उनका ताज़ा बयान मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जब से जो बाइडन आए हैं कोई अच्छा आगाज़ नहीं, हम इनसे कोई दुश्मनी नहीं चाहते। और जो बात है S-400 डिफेंस सिस्टम की जो रशिया से ख़रीदा है तुर्की ने, वो कहते हैं जी वो तो हो गया, अब वो पीछे नहीं हो सकता। अब लेटेस्ट जो तैयारे थे F-35 जिसका मुआहदा हो चुका था तुर्की के साथ अमेरिका का, वो उन्होंने रोक लिए। अब तैयब उर्दवान कहते हैं $1.5 अरब भी ले लिया अमेरिका ने, और उस तरह से वो जहाज़ों की जो डील थी उस पर अमेरिका आगे नहीं बढ़ा। तो ये अमेरिका धोखेबाज है, झूठा है, हम इस तरह से नहीं, हम अपनी कमिटमेंट्स निभाते हैं। तो तुर्की तो उस पर पीछे नहीं हट रहा, अमेरिका के मुकाबले पर पीछे नहीं हट रहा, अपने मफाद में, मुल्क के मफाद में। वो कहता है जी रूस से टेक्नोलॉजी अगर हमने ली है डिफेंस सिस्टम कि कोई अगर अटैक करता है तो खुद एक्टिवेट हो जाता है और उसको हवा में तबाह कर देता है। तो S-400 लेटेस्ट है, तो ये रूस से अगर ख़रीदा है तो अमेरिका ने इस पर तुर्की पर पाबंदियाँ लगा दी कि जी रूस से आप क्यों ये सिस्टम खरीद रहे हैं। तो इस पर तैयब उर्दवान हिले नहीं। तो वो अब भारत के कहने पर, भारत के दबाव में कैसे आ जाएंगे। तो आने वाले दिन में लग रहा है कि भारत और ज़्यादा तरीके से तुर्की को एक तरह से धक्का दे रहा है कि पाकिस्तान के वो और ज़्यादा करीब आएगा। पहले बहुत ज़्यादा करीब है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के तारीख में जिस सरबराह मुमलिकत ने खिताब किया है, गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत ने पाकिस्तान में खिताब किया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब किया है, वो तैयब उर्दवान है। और वो कहते हैं कि कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से तुर्की का वही स्टैंस है जो पाकिस्तान का है। तो अब तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये भारत को अब कुछ और समझ नहीं आई, उसने ये मेरे ख्याल में एक और ब्लंडर किया है कि तैयब उर्दवान को, तुर्की को और ज़्यादा नाराज़ किया है, और ज़्यादा तुर्की और तैयब उर्दवान गुस्से में आएंगे और वो कोई पीछे नहीं हटेंगे। बाकी यह है कि पाकिस्तान की तुर्की की दोस्ती आगे बढ़ रही है। अब अफ़गानिस्तान के हालात में भी दोनों का मौक़िफ़ एक है। इसके अलावा तिजारत के हवाले से, ख़ास तौर पर दिफाई ताउन के हवाले से दोनों बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान, तीनों के दरमियान बरादराना जिसको कहा गया ब्रदर्स, उनकी जंगी मशक़ें हुई हैं। फिर आज़रबाईजान ने जिस तरह से आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग जीती है, उसमें तुर्की और पाकिस्तान की सपोर्ट को बहुत अहम करार दिया जाता है। तो ये तुर्की और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, और भारत ने जो ये काम किया है इससे ये नज़र आ रहा है कि ये ताल्लुक़ पाकिस्तान और तुर्की का और मजबूत होगा, और भारत इस वजह से और ज़्यादा इंशाल्लाह आइसोलेट होगा और उसको और ज़्यादा नुकसान होगा।